चीफ जस्टिस पर जूते चल गए और किसी ने मुकदमे तक लिखाने की या किसी तरह की प्रतिक्रिया देने की भी मतलब वो ठीक नहीं समझी। तो ये तो दलितों के साथ बहुत सालों से होता है, हजारों सालों का इतिहास है इसको लेके कि दलितों के साथ उत्पीड़न, दलितों की आवाज को दबाना, चाहे वो किसी पद पे हो, प्रतिष्ठा पे हो, किसी व्यक्तित्व को रखता हो, लेकिन उसके इतिहास को दबाना, उसके कैरेक्टर को दबाना, ये तो हजारों सालों से चल रहा है। दलित समाज के व्यक्ति के लिए कोई भी खड़ा होने का प्रयास नहीं कर रहा। अभी देखिए ना, उत्तर प्रदेश के कुंडा में शस्त्र पूजन हुआ था। बाहुबली राजा भैया ने 300 शस्त्रों की पूजा की। पूजन भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म का एक विधिवत कार्यक्रम है, लेकिन उसका सामाजिक प्रदर्शन, मीडिया में प्रदर्शन भय व्याप्त करने के लिए भी हो सकता है। से ताल्लुक भी आप रखते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को या इस समाज को कैसे आप देख रहे हैं? क्या लगता है कि सच में दलित उत्पीड़न आज चरम पर है? उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की बात चरम पर है। जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, जो अभी भी समाज में व्याप्त है, जिनके लिए रेक्टिफाई करने का प्रयास सरकार ही शासन भी करता है। देश में इन दिनों दलितों पर काफी चर्चाएं हो रही। कहीं दलित सीजीआई पर जूते पड़ रहे हैं, तो कहीं बिहार चुनाव में और उत्तर प्रदेश की सियासत में दलितों के नाम पर वोट बटोरने की सियासत चल रही है। दलित समाज आखिर इस पर क्या विचार रखता है? हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जिस तरह से जूते फेंकने की घटना हुई है, उसके साथ साथ बिहार की सियासत में दलित उत्पीड़न की बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित उत्पीड़न की जा रही है। तो बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान दलित चिंतक विशाल आनंद गिहार हैं, जिनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर सियासत और कहीं ना कहीं उनके अपमान को किस तरह से देख रहे हैं। विशाल जी, सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन पर भरी अदालत में जूते फेंक दिए जाते हैं और उसके बाद मैंने देखा है कि अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है, तमाम मुकदमे लिखाने लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन देश के चीफ जस्टिस पर जूते चल गए और किसी ने मुकदमे तक लिखाने की या किसी तरह की प्रतिक्रिया देने की भी मतलब वो ठीक नहीं समझी। देखिए, बात अगर दलित समाज के को देखते हुए सापेक्ष रख के की जाए तो ये तो दलितों के साथ बहुत सालों से हो रहा है, हजारों सालों का इतिहास है इसको लेके कि दलितों के साथ उत्पीड़न, दलितों की आवाज को दबाना, चाहे वो किसी पद पे हो, प्रतिष्ठा पे हो, किसी व्यक्तित्व को रखता हो, लेकिन उसके इतिहास को दबाना, उसके कैरेक्टर को दबाना, ये तो हजारों सालों से चल रहा है। बात यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, जो न्यायपालिका के सर्वोच्च शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं। वो एक टिप्पणी करते हैं भगवान विष्णु को लेके, अब वो भी एक मुकदमे को लेके करते हैं जिसमें वो सिर्फ जवाब देते हैं। जो पिटिशनर है उसका जवाब, उसने कहा बात कही कि मुझे स्वयं देवताओं ने आदेश किया है कि मैं ऐसा करूं। तो उन्होंने इस पर कहा कि अगर मैं इस पिटिशन को खारिज कर रहा हूं क्योंकि ये एएसआई के अंतर्गत आता है और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे देवताओं ने कहा ऐसा करने को, तो उन्होंने कहा कि अगर देवताओं ने कहा तो भाई देवताओं से करा लो। ये उनका एक एक्शन का रिएक्शन था, उन्होंने का जवाब था। उनका कोई मंतव्य किसी धर्म या किसी संप्रदाय को नीचा दिखाना या उसको नुकसान पहुंचाना या उसके प्रति हीन भावना रखने का नहीं था। जिस तरह से इस मामले को मीडिया ने हाइक पहुंचाई, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हाइक पहुंची, तो देखिए सीजीआई साहब ने स्वयं कहा था कि ये जो याचिका है बिल्कुल अपने जो लोगों का ध्यान खींचने वाली याचिका डाली गई है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, इसीलिए उन्होंने उसको खारिज भी किया था। तो इसलिए एक यूनेस्को की, देखिए खजुराहो जो है यूनेस्को द्वारा संरक्षित एएसआई के क्षेत्राधिकार वाली इमारत है, तो उसके लिए तो वैसे भी संस्थाएं मौजूद है, तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक अधिवक्ता द्वारा सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने का कृत्य, ये पूरे अधिवक्ता समाज के लिए बहुत निंदनीय है और पूरे अधिवक्ता समाज इसके खिलाफ खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि ये निंदनीय कार्य किया उन्होंने। और क्योंकि सीजीआई साहब ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया और तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगे, उन्होंने वापस जो मुकदमे वो सुनवाई कर रहे थे उस पर सुनवाई चालू की। उन्होंने अपना बड़ा चरित्र दिखाया, उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई। जो अधिवक्ता महोदय थे उनके खिलाफ, राकेश किशोर जी, उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई और ना कोई कार्रवाई के लिए, जबकि उनको बीसीआई ने जो उनको दीवार किया, कई जगह से रोका है। लेकिन बात मैंने फिर कहा कि दलित समाज के सापेक्ष रखकर अगर बात की जाएगी विक्रम भाई, तो दलित समाज के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर पद पे अगर कोई दलित बैठा है और उसके साथ इस तरह घटना होती है, तो क्या दलित समाज के इतने संगठन हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इतने लोग बैठे हैं,
या जो लोग दलितों के मठाधीश बने बैठे हैं, जो पार्टियां मठाधीश बनने को दावा करती हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता था जो उनके लिए, उनके बिहाफ पर, उनके हुए अपमान पर जाके वहां एक एप्लीकेशन देता या एप्लीकेशन देकर एफआईआर लिखाने का प्रयास करता? अभी यही घटना किसी अन्य समाज के व्यक्ति के साथ होती तो हजारों लोग खड़े हो जाते, करणी सेना खड़ी हो जाती, राजपूत सेना खड़ी हो जाती जी, इस प्रकार के कई समाज खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक दलित समाज के व्यक्ति के लिए कोई भी खड़ा होने का प्रयास नहीं कर रहा। अभी देखिए ना, उत्तर प्रदेश के कुंडा में शस्त्र पूजन हुआ था। बाहुबली राजा भैया ने 300 शस्त्रों की पूजा की, चर्चा में भी रहा, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं सीजीआई जैसी इस घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया हमने देखा कि लगातार अभी आज ही प्रधानमंत्री ने भी आपत्ति जताई, निंदा की। आखिर जो अधिवक्ता है, जो दोषी वकील है इस पूरे घटनाक्रम पर, क्या इस मामले को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी इस पर? देखिए, जिस प्रकार का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हुआ, शस्त्र पूजन भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म का एक विधिवत कार्यक्रम है, लेकिन उसका सामाजिक प्रदर्शन, मीडिया में प्रदर्शन भय व्याप्त करने के लिए भी हो सकता है। तो जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं, देखिए, अगर कोई बच्चा अवैध असलाह लेके अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है तो तुरंत पुलिस के खिलाफ स्वतः संज्ञान से कार्रवाई करती है और उसको अरेस्ट करती है और जो संज्ञेय धाराएं होती है उनमें कार्रवाई करती है। लेकिन आपके पास लाइसेंसी असलाह है, अगर हथियार है, और आप उसका इस तरह सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास इतना असलाह, इतना हथियार है, तो ये समाज में डर व्याप्त करने के लिए कर रहे हैं। और लेकिन अब दलित जागरूक है, समाज जागरूक है, समाज का हर वर्ग जागरूक है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कानून आपके साथ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसा बोल्ड व्यक्ति आपके साथ है, जो न्यायप्रिय है, न्याय की बात करते हैं, किसी भी जाति विशेष की बराबरी नहीं देखते, जबकि उनके साथ, उनके समाज के साथ बहुत सालों से, 5000 सालों से अन्याय चल रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी समाज के साथ, क्योंकि वो ऐसे पद पर हैं, किसी समाज के साथ अन्याय नहीं करते, उसको बराबरी का हक देते हैं। विशाल जी, आजकल उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार पर भी आते हैं, उत्तर प्रदेश में आजकल दलित उत्पीड़न की काफी चर्चाएं होती है। कहा जा रहा है कि दलित के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है। कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी मौजूदा सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं भाजपा से ताल्लुक भी आप रखते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को या इस समाज को कैसे आप देख रहे हैं? क्या लगता है कि सच में दलित उत्पीड़न आज चरम पर है? देखिए, जो बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की बात चरम पर है, देखिए, दलित उत्पीड़न की बात चरम पर है, ये दलित उत्पीड़न कोई सरकार नहीं कराती। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके शासन में कानून व्यवस्था खराब हो। जिस प्रकार का कानून व्यवस्था के लिए योगी महाराज जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सख्त हैं कानून व्यवस्था को लेकर, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि दलित उत्पीड़न हो, या कोई उनकी मंशा नहीं है। लेकिन जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, जो अभी भी समाज में व्याप्त है, जिनके लिए रेक्टिफाई करने का प्रयास सरकार नहीं, शासन भी करता है, समाज भी करता है कि इस तरह की चीजें ना करें, उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ जो सबसे बढ़िया चीज है, जो एक्शन लेने का काम करती है, वो भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है। एक्शन होता है, आपने देखा एनकाउंटर हो रहे हैं, नामी बदमाशों के एनकाउंटर हो रहे हैं, जो रेप के, अभी आपने देखा होगा, दो बच्चियों का रेप करने वाले व्यक्ति का एनकाउंटर पुलिस ने किया, उसके पिता ने बॉडी कह दिया कि लावारिस जला दी जाए। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा के शासन में हो रही है। विशाल जी, विपक्ष कहता है ना कि ये संवैधानिक नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है, संविधान नहीं कहता है कि किसी के घर पे बुलडोजर चला दिया जाए और कानून से हट के काम करा जाए। देखिए, अगर आपको बुलडोजर से आपत्ति है तो उसके लिए न्यायपालिका है। अगर सरकार कोई कानून अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो कानून सम्मत कर रही है, संविधान सम्मत कर रही है, असंवैधानिक तरीके से नहीं कर रही है। आप उसका प्रक्रिया देखिए, जिनके घर पे बुलडोजर चलता है वो भूमाफिया है, या उन्होंने गरीबों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, या जो उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, या उन्होंने लोगों को कई सालों से लोगों को सता रहे थे। जब वो अपराधी करते उनके पकड़े जाते हैं, जब उनकी जांच होती है, तो उनके घरों में बुलडोजर चलता है, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों है? आज जनता चाहती है, ये जनता की मांग पे बुलडोजर चलता है। जनता चाहती है कि ऐसे लोगों पे ऐसे बड़े एक्शन हो, ताकि उनको पता चले, समाज में एक प्रतिबिंब स्थापित हो, एक आइडियल स्थापित हो कि हाँ, अगर इस तरह की हरकत करोगे तो बुलडोजर जैसी कार्रवाई भी होगी और तुमको नेस्तना नाबूद कर दिया जाएगा। ये योगी महाराज जी का सीधा संदेश है। विशाल जी, बात तो सही है आपकी कि जिसको आपत्ति है वो न्यायालय की शरण में जाए, लेकिन ये जो कार्रवाई देखने को मिलती है,
ये इलेक्शन समय में ही देखने को मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा बिहार में चुनाव चंद दिनों बाद ही जिसके लिए तैयारी चल रही है, लेकिन इस दौरान आईसीआरटीसी विभाग ये कहता है और सीबीआई की जांच ये कहती है कि उन्होंने एक सरकारी होटल बेच डाला, लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने। तो इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद आरजेडी पार्टी है, इससे क्या भाजपा बिहार में डर गई है, या इस तरह के कदम तभी उठाती है जब उसको लगता है कि वो कहीं ना कहीं हार के करीब है? विक्रम जी, क्या सरकारी होटल को बेचना कानूनी है? क्या ये सही प्रक्रिया है या सही तरीका है कि आप किसी की सरकारी संपत्ति को निजी लाभ के लिए बेच दें? गलत तो गलत है ना। सीबीआई एक जांच संस्था है, आईआरसीटीसी एक संस्था है जो अपनी जांच करती है और समय समय पे अपनी जांच को सरकार के समक्ष रखती है, मीडिया के समक्ष रखती है। तभी तो विपक्ष कहता है सर, विपक्ष यही तो कहता है कि जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनका भरपूर इस्तेमाल भाजपा करती है। देखिए, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी लोग कहते थे, अब भाजपा की सरकार है तो भी लोग कहते हैं। जब कांग्रेस करती थी तो लोग कहते थे, आज भाजपा कर रही है तो लोग कह रहे हैं। क्योंकि भाजपा जो है, आज देखिए भ्रष्टाचार के जितने आरोप विपक्षियों पे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, लोजपा के लोग हों, जितने भी आरोप इनके ऊपर हैं, क्या इतने, अगर आप देखिए तो भाजपा का इतने दिन का शासन जो है, थर्ड टर्म की सरकार केंद्र सरकार चल रही है, लेकिन आज भी उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज इस तरह का नहीं बनता है जिसके लिए उनके ऊपर सीबीआई जांच हो। सर विपक्ष इसीलिए तो कहता है कि आपके तो वॉशिंग मशीन लगी है, जिन पर आप आरोप लगाते थे 4 दिन पहले, जब वो आपकी पार्टी में आते तो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। देखिए, ये वॉशिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट जो है, वॉशिंग मशीन तो सबके घरों में लगी है। हर आदमी अपने दाग धो रहा है, हर व्यक्ति दाग धोने का प्रयास करता है। कुछ लोग अपने धोते हैं, कुछ दूसरों के धोते हैं, बस इतना अंतर है। भाजपा जो है अपनों के दाग भी धोती है और दूसरों के दाग भी धोती है कि साफ रखो, चरित्र साफ रखोगे तो भारतीय जनता पार्टी आपका साथ देगी, अगर चरित्र साफ नहीं रखोगे तो भारतीय जनता पार्टी आपका साथ नहीं देगी। तो सर लगता है चरित्रवान लोग आज भाजपा में हैं सर? देखिए, क्रिमिनल हिस्ट्री होना, लोग कहते हैं कि देखिए कानून की कम समझ की वजह से लोग कहते हैं कि इनके ऊपर 10 मुकदमे हैं, इनके ऊपर 20 मुकदमे हैं। आपको सीधा पता है कि अगर व्यक्ति कन्विक्टेड है तो वो एमएलए एमपी नहीं बन सकता, अगर वो है तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। तो सीधी सी बात है, किसी के ऊपर मुकदमा लिखा देने से वो अपराधी नहीं हो जाता। न्यायालय भी कहता है, ये बात न्यायालय भी कहता है कि जब तक आदमी दोषी सिद्ध ना हो जाए उसे अपराधी ना माना जाए। तो जब दोषी सिद्ध नहीं होता, मुकदमा लिख गया है, उसकी जांच चल रही है, अगर जांच सिद्ध होगी वो वैसे भी पार्टी से, राजनीतिक सक्रियता से बाहर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। अच्छा सर विशाल जी, आजादी से आज तक क्या सुना है मैंने, और तमाम बार आप भी कहते हैं कि दलित समाज आज भी पिछड़ा है, दबाया जाता है, शोषित है, वंचित है, और आज भी सीजीआई जैसी जो घटनाएं हो रही है यही एक बड़ी वजह है। तो क्या लगता है जो सरकारें वादा करके आती है, आज भी इलेक्शन चंद दिनों बाद है, अगले साल इलेक्शन यूपी में भी है, जहां पर अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, बात दलितों की ही हो रही है, तो क्या लगता है आज भी दलित की प्रमुख मांग क्या है, और क्या लगता है आने वाले समय में दलित किधर जाएगा, सरकारें उसे किस तरफ धकेलना चाहती है? देखिए, दलित समाज के साथ एक बड़ी विडंबना है। दलित समाज के साथ विडंबना है कि सरकार ही सिर्फ कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए सामाजिक संगठनों को भी आगे आना पड़ेगा। बाबा योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, जितनी भी अंत्योदय योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक है। समाज का वो अंतिम व्यक्ति जिसको लाभ की आवश्यकता है, जिसको वाकई आवश्यकता है, हर वो योजना उसके लिए चल रही है। उसकी योजना को लाभ पहुंचाना, उस व्यक्ति को उसकी जानकारी देना, उसको वहां तक पहुंचाना, ये कुछ सामाजिक लोगों का भी काम होना चाहिए। देखिए, दलित पिछड़ क्यों रहा है? क्योंकि दलित समाज के जो संगठन काम करते हैं 90%, उसमें से मैंने तो कई संगठनों को देखा है, संगठन काम करते हैं। तो एक माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि सामाजिक सांस्कृतिक चेतना और राजनीतिक चेतना दोनों अलग चीज है। हमारे साथ वो लोग होने चाहिए जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य अलग करें, उसकी चेतना का काम अलग करें, समाज को उसके लिए जागरूक अलग करें, और एक वो लोग होने चाहिए जो राजनीति करें। हमारे लोग साथ समस्या है दलित समाज के लिए कि जो लोग धार्मिक काम करते हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं, जो लोग सामाजिक काम करते हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं, जो लोग सांस्कृतिक काम करना चाहिए वो भी राजनीति कर रहे हैं। जब तक ये डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं होगा, चाहे बाबा साहब को पढ़िए, चाहे माननीय काशीराम साहब को पढ़िए, चाहे संत गाडगे महाराज को पढ़िए, चाहे नारायण गुरु जी को पढ़िए, सबका यही कहना है कि जब तक दलित समाज
क्योंकि जो आदमी अपना, जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो उन्नति नहीं कर पाता। ये बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि जो अपना इतिहास भूल जाएगा वो आगे विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि विकास के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है और हम समाज का, हम दलित समाज परिवर्तन के लिए तैयार नहीं रहता। और उसको परिवर्तन के लिए सामाजिक संगठन जो तैयार होते हैं समाज के लिए, नाम उनका सामाजिक संगठन होता है, लेकिन वो करने राजनीतिक काम लेते हैं। इसे देखिए, इसीलिए हम लोग मिशन सुरक्षा परिषद, जिस संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग प्रकोष्ठ का, हम लोग का सिर्फ प्रयास, मिशन सुरक्षा परिषद का प्रयास सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन तैयार करना। हमारा काम सिर्फ सामाजिक है। राजनीति, देखिए माननीय काशीराम साहब ने कहा, राजनीति जो राजनीति है, तो सत्ता की कुंजी है, वो हर चीज की चाबी है, उससे सारे ताले खुलते हैं। आप सत्ता की चाबी पालेंगे तो आपसे सारे ताले खोल लेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे लोग, जो लोग सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हैं, मिशन सुरक्षा परिषद के हमारे लोग हैं, हम लोग जो काम करते हैं, सामाजिक चेतना का काम करते हैं, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन तैयार करने का प्रयास करते हैं। दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, इनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। जो बाबा साहब का हम लोग बार बार कहते हैं, हम लोग एक ही नारा लगाते हैं, आपने अक्सर आप कवरेज करते होंगे तो आपने देखा होगा, दलित समाज के या दलित राजनीति का भी कोई संगठन होता होगा तो वहां नारा लगता है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा का मिशन अधूरा क्या है? बाबा मतलब बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का मिशन अधूरा क्यों है? क्या मिशन था उनका? उनका तीन ही शब्द उन्होंने, तीन ही बातें उन्होंने कही, तीन नारे: शिक्षा, संगठित, संघर्ष, शिक्षित बनो। अभी भी दलित समाज शिक्षा में बहुत पीछे है। अभी मैंने देखा कि केरल ने अपने आप को एक टॉप पे पहुंचा लिया अपने आप को, तो ये अच्छा लगा। तो इस तरह अगर हम दलित समाज अगर इकट्ठा हो, उसके सामाजिक संगठन उसके इकट्ठा हो, हम लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, मिशन सुरक्षा परिषद जिस तरह से प्रयास कर रहा है, माननीय गंगाराम अम्बेडकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, अगर उसको उसी हिसाब से हम सामाजिक संगठन को तैयार करके सामाजिक काम करने वालों और धार्मिक काम करने वालों और सांस्कृतिक काम करने वालों से कहें कि अपना काम करे, और राजनीति करने वालों को कहें कि अपना काम करे, तो दलित समाज के लिए कोई बहुत बड़ा दिन नहीं, कि बहुत ज्यादा दिन हो नहीं, कि हम अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते अपने हक हकूक पा लेंगे। क्योंकि हमारी मेन आवश्यकता, जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि दलित समाज को चाहिए क्या, देखिए संविधान में और जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई, आरक्षण होना और आरक्षण मिलना और आरक्षण से लाभ होना और सबको पा जाना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मुझे 50% का आरक्षण है, मान लीजिए, अगर मैं टोटल समाज को देख लूं, 50% से ऊपर का आरक्षण नहीं होता। विशाल जी एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए आपको एक प्रदेश का सीएम बनाया जाता है और दलित समाज के लिए पहला काम करने के लिए कहा जाता है, तो क्या करते हैं आप? देखिए, दलित समाज के लिए सबसे पहला काम कि हमको ये देखना है कि बस्तियां कहाँ बनी हैं, जो बस्तियां हैं दलित समाज की बस्तियां, अगर हमको उनको ठीक करना है, अगर हमको दलित समाज को ठीक करना है, तो पहले इनको मुख्य धारा से जोड़ना होगा। हम मुख्य धारा से इनको जोड़ नहीं पा रहे हैं, अभी मुख्य धारा जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं जिस समाज से आता हूँ, कंजर गिहार समाज से, अभी भी इनको नट बंजारा कहा जाता है कि नट है, बंजारे हैं। अभी भी आप पूछेंगे गिहार समाज को जानते तो लोग नहीं बता पाएंगे। जागरूकता नहीं है, सबसे बड़ी चीज है जागरूकता की। हमने बहुत सारे, अब आप देखिए फेसबुक पे आप गिहार डालिए तो बहुत लाखों लोग दिख जाएंगे, लेकिन क्या है, अभी भी आप, क्योंकि वो सोशल मीडिया है, हमारी क्रांति आजकल सोशल मीडिया पे चली गई। देखिए विशाल जी, आपने कह दिया कि आप अगर सीएम होते तो पहला कदम आपका ये होता, लेकिन आप मशवरा अच्छा आपने दिया कि सामाजिक लोग सामाजिक काम करें, राजनीतिक लोग राजनीतिक, लेकिन आप सीएम बनने के बाद पहला काम जब ये बनाते हैं तो क्या लगता है सरकार की पहली प्राथमिकता नहीं थी? देखिए, सरकार की प्राथमिकता, मैंने क्या कहा, आपने सिर्फ मुझसे कहा कि मैं अगर दलितों के लिए क्या करता, तो ये मेरा पर्सनल व्यू था। एक सीएम होना, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग भी कुछ जब इलेक्शन में ये देखा जाता है किस कॉन्स्टिट्यूशन में, किस विधानसभा में कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने जनरल हैं, तो क्या ये नहीं देखना चाहिए कि कितने लोगों का भला करना है सरकार को? देखिए, जब चुनाव होता है और चुनाव के बाद जो होता है, ये आप भी बहुत बेहतर जानते हैं, मैं भी बहुत बेहतर जानता हूँ। चुनाव के बाद आप एक सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुख्यमंत्री नहीं बनते, आप एक जनपद के मुख्यमंत्री नहीं बनते, आप एक मंडल के मुख्यमंत्री नहीं बनते, पूरे सूबे के, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। और पूरे प्रदेश की, देखिए, विकास की डोर, अगर जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विकास की लहर चलाई है, एमओयूज का करना, विदेशी कंपनियों से एमओयूज करना, लगातार G20 के माध्यम से करना, फिर उत्तर प्रदेश को विकसित करना, एक प्रदेश, एक जनपद, एक उत्पाद करना, एक यही इसलिए गया है। देखिए, किसी भी योजना में आप ये नहीं देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन होगा। हथकरघा कारीगर है,
तो देखिए हथकरघा कारीगर 90% अगर आप देखो फिर 85% करीब आसपास मुस्लिम है। लेकिन अगर क्या वो दलित है तो क्या उसको लाभ नहीं मिलेगा, या अगर वो ब्राह्मण है तो क्या उसको लाभ नहीं मिलेगा? हर व्यक्ति जो किसी समाज से आता हो, अगर वो उस तरह का कारीगर है तो उसको लाभ मिलेगा। इस तरह की योजनाएं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में चल रही है, 2017 से चल रही है। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आपत्ति की विषय नहीं है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। बस ये है कि हमारे संगठन के लोग, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, संगठन के लोग, आपको लगता है कि समय समय पर दलितों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था, देखिए मैं आपकी बात पे ही आ रहा था, आपने जो पूछा मैं उसी पे आ रहा था कि संगठन के लोग, पार्टी और सरकार दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा और मंसूबे ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको भी दलितों के बीच जा जाके, दलित समाज के लोगों के बीच जा जाके और थोड़ी ज्यादा देखिए, मैं कुमार विश्वास साहब का एक कोट करना चाहूंगा। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि दलित का दर्द विश्वास कुमार शर्मा होकर नहीं समझा जा सकता, मिश्रा होकर नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल। उसको समझने के लिए अगर समझना है, अगर आपको शर्मा होके, मिश्रा होके, त्रिपाठी जी होकर अगर समझना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा, उनके बीच जाना पड़ेगा, उनके दर्द को निकाल के वापस लाना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को उजागर करना पड़ेगा, उसका समाधान ढूंढकर उनको समाधान देना पड़ेगा। पार्टी की मुख्य धारा में अगर उनको जोड़ना है तो उनकी मुख्य धारा से उनको सिर्फ वोट बैंक ना बनाया जाए। वोट बैंक बनते बनते दलित अब थक चुका है। दलित भी अब ऐसा नहीं कि दलित अब विचार नहीं करता, दलित भी अब विचार करता है। उसके बीच भी अब विचार बहुत बढ़िया है, बुद्धिजीवी वर्ग हो गया उसके बीच में, तो वो विचार करता है। तो मेरा कहना है पार्टी के, मैं अपने लोगों को संदेश देता हूं कि अगर आप लोग इस तरह का कुछ काम करेंगे, इस दर्द को समझने का प्रयास करेंगे, तो मेरे ख्याल से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो अगली सरकार आएगी वो और बेहतर तरीके से काम कर सकेगी और अच्छे तरीके से काम कर सकेगी और मजबूत तरीके से काम कर सकेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दलित चिंतक का दर्द भी है और समर्थन भी। देश की सीजीआई से लेकर देश की दलित सियासत तक उन्होंने कई बातें कही, कई सवाल भी किए और कई जवाब भी दिए। लेकिन सवाल यही है कि राजनीतिक समय में आखिर दलित समाज का नाम इतना चर्चा में क्यों रहता है? कहा जाता है कि दलितों का उत्पीड़न मौजूदा समय में भारत देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर होता है, कभी क्राइम को लेकर, कभी सामाजिक स्तर को लेकर। लेकिन देखने की बात यह है कि बिहार इलेक्शन है, सीजीआई पर जूते पड़ रहे हैं और उसके साथ साथ अब दलितों को आखिर जो मंशा है, जो उनकी मांगे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दलित समाज अपने मानने वाले, अपने कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लेकर आगे तो बढ़ रहा है, सामाजिक संगठन बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज भी कई तरह की कुरीतियां हैं, जैसे कि शिक्षा से, दलित चिंतक विशाल आनंद ने कहा कि शिक्षा से आज भी लोग वंचित है। यही एक वजह है जिस वजह से समाज संगठित नहीं हो पा रहा है। सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ से।